एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? राम राम। हम लोग भी ठीक हैं, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो चलिए, आज वो दिन आ ही गया जब मैं आपके साथ एक हम सब हमारी हमारी फैमिली की, हमारे परिवार की लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन शेयर करने वाली हूँ। कई दिनों से ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और सोच रही थी कहाँ से शुरुआत करूं। लेकिन कहीं ना कहीं से तो करना ही है और आपसे शेयर किए बिना रह भी नहीं सकती। और बस ये समझ लीजिए कि बड़े दिनों से इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं कैसे आपको बताऊं और बता सकूं आपको मैं कुछ। बस यही है कि पेट में मेरे गुड़गुड़ सी मच रही थी कि हजम नहीं हो रहा था। और जब से मैंने आपको ये बात बताई है कि आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, तो तब से आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने तो बहुत धैर्य दिखाया, उन्होंने समय का इंतज़ार किया। बट कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा जो है उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि ऐसी क्या बात है। पूछ भी रहे थे लास्ट ब्लॉग में भी, जब मैं लाइव आई थी तब भी। खैर, आज वो दिन आया, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। तो वही है कि जब मैं या हम सब इस चीज़ को सोचते हैं या मैं किसी से कहती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। इस बात को बहुत हिम्मत करके आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगी आज। और बस यही है कि मैं रोऊँ ना, मेरे आंखों में आंसू ना आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। और क्योंकि रोना नहीं चाहती हूँ और कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस होती है जो सामने वो आँखों के ज़रिए छलक ही जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करूँगी और आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए और आप भी अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे पहले इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है, शुक्रिया है। और कि आपने, धन्यवाद शुक्रिया इसलिए नहीं किया, मैं कोई इतना यूट्यूब से पैसा कमा पाई हूँ कि ये दिन हमारे लाइफ में आया। नहीं, यूट्यूब से मुझे कोई इनकम नहीं होती है। एक आध बार हुई है, वो भी आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कितने व्यूज़ आते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, वो बहुत सी सारी उसके कैटेगरी होते हैं। तो ये उस यूट्यूब की वजह से संभव नहीं हो पाया है, या यूट्यूब की इनकम की वजह से कहूँ। यूट्यूब की वजह से तो संभव हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, जो मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे तक पहुंचता रहा है, हमारी फैमिली तक पहुंचता रहा है, हमारे परिवार तक पहुंचता रहा है। और कुछ लोग हेट भी करते हैं, बद्दुआ भी देते हैं। लेकिन मेरी दादी या मेरे पापा एक चीज़ कहते थे कि अगर कोई आपको बद्दुआ देता है और आप उसे नहीं भी जान रहे हो, नहीं आपके सामने दे रहा है, तो उसको आप एज ए पॉजिटिव वे में सोचो कि वो आपके पास उसकी दुआ ही बन के आ रही है, यानी कि आपको वो प्रार्थना बनकर ही मिल रही है। तो यानी कि आपको दी गई गाली भी आपके लिए वो आशीर्वाद का काम कर रहा है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं पसंद करते होंगे, नहीं देखना चाहते होंगे, कुछ और भी सोचते होंगे, जो भी है उनका भी बहुत शुक्रिया कि कम से कम आपने मुझे उस लायक समझा कि आप अपनी गाली भी मुझे दे पाए। खैर, वो भी मुझे दुआ बनकर ही मिलेगी, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ। हो सकता है आप मुझे जानते हों, आप मुझे देख रहे हों और आपको ना पसंद आती हूँ, लेकिन जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं वो आशीर्वाद के रूप में आप तक वापस आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत आप मतलब धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, हमारी फैमिली को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया हमें। और अब आते हैं उस गुड न्यूज़ की तरफ
लेकिन वो गुड न्यूज़ आपसे शेयर करने से पहले मैं उसके थोड़ा सा पीछे की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ना कि कोई भी क्लाइमैक्स में तभी मज़ा आएगा जब उसकी कहानी उतना ही दिलचस्प हो। तो पहले उसकी थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं, फिर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर वो और भी मज़ा आएगा आपको अंत में। तो सबसे पहले यहाँ मैं शुरुआत कर रही हूँ 2009 से। तो 2009 में जब हमारी शादी होती है, तो जैसे सबके परिवार होते हैं, दो परिवार मिलते हैं, शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। कुछ लोग भाग के शादियां कर लेते होंगे, कुछ लोग माँ बाप के बिना इच्छा से शादी करते हैं। हमारी लव मैरिज तो लव तो थी, लेकिन हम बिना इच्छा के कभी शादी नहीं करना चाहते थे, ना मेरे हस्बैंड ही करना चाहते थे। अगर ऐसा ही होता तो आई थिंक बहुत पहले ही हो गई होती और आज बहुत कुछ डिफरेंट होता, बहुत कुछ चेंज होता उसमें। आज मैं शायद इस लाइफ में यहाँ पर शायद आपको ना दिखती, अगर ये डेस्टिनी ही थी मेरी तो कहीं ना कहीं तो आपसे मिलती ही। खैर, डेस्टिनी आप कभी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, हमेशा वो आपके साथ चलती है। तो इसकी शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से। तो उसी तरीके से मेरी फैमिली, तो इसी तरीके से हमारी भी शादी हुई और 2009 में हमारी शादी हुई। हमारे पिताजी ने शादी किया हमारे हस्बैंड से, और मेरे हस्बैंड के सिर्फ पापा थे और उनकी भी माँ नहीं है। जैसे मेरी माँ नहीं है वैसे उनकी भी माँ नहीं है। मेरे चचिया ससुर थे मेरे ससुराल में। मेरे ससुर जी भी थे। मेरी सास में मेरी चाची सास थी। मेरे 2 देवर हैं और मेरे जिन 5 नंदे हैं थी। अब एक नंद नहीं रही, मेरे 5 नंदे थी उस समय। तो भरा पूरा परिवार था उस समय। दादी भी थी, लेकिन दादी नहीं रह गई, दादी सास वो नहीं रह गई। तो खैर उस समय 2009 में जो भी फैमिली थी उनके साथ मेरी शादी हुई। मैं तो शादी करके इसलिए उस घर में गई क्योंकि भरा पूरा परिवार था। बचपन से परिवार की कमी थी मुझे। मैं भी चाहती थी, मैं भी खुश थी कि मतलब इतना कुछ उनके परिवार के बारे में डीपली मैं नहीं जानती थी। हालांकि मेरे चाचा ससुर जो हैं, चचिया ससुर, और मेरे पिताजी बहुत ही जिगरी दोस्त थे। यानी कि कह लीजिए लंगोटिया यार जैसे बोल होता है ना अपने यहाँ इंडिया में, बहुत ऐसे टाइप के दोस्त थे मेरे बचपन से ही। तो लेकिन फिर भी हम लोग हम लोग एक दूसरे को पसंद तो करते थे बचपन से। वो फीलिंग्स थी, पता नहीं वो कब कैसे प्यार में बदला या कैसे हमारा क्या हमको फीलिंग्स होती थी। अच्छा लगता था एक दूसरे का ख्याल रखना। और लेकिन हम में से न मैं न मेरे हस्बैंड कभी भी परिवार के खिलाफ जाकर शादी वगैरह नहीं करना चाहते थे। तो खैर उस समय तो शादी नहीं हुआ। जब मैं भी 17-18 साल की थी, हम भी पढ़ रहे थे, हस्बैंड भी पढ़ रहे थे, लेकिन हस्बैंड को चाहिए था कि हम अपने पैर पे खड़े होकर शादी करें। तो फिर वो, क्योंकि वो अपने घर का सिचुएशन जानते थे, मैं उतना उनके बारे में नहीं जानती थी, घर की बातें नहीं जानती थी। हम एक दूसरे को जानते थे। चाचा को जानते थे बिकॉज बचपन से हम उनके गोद में पले बड़े थे और चाचा का हमारे घर में आना जाना होता था। तो ये मतलब एक दोस्ती जो है मेरे पिताजी ने और मेरे चाचा ससुर जी ने इसको एक संबंध में तब्दील किया। मुझसे पूछा गया 2009 में, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडिया छोड़ चुके थे 99 में ही, तो मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी लाइफ आज़ादी से जी सकती थी, जी रही थी। कोई ऐसा मेरे ऊपर रोक टोक भी नहीं था उनकी तरफ से कि नहीं मेरा इंतज़ार करो। जब तक था, उन्होंने बोला था तब तक मैंने किया। उसके बाद मुझे उनका कुछ खोज खबर नहीं मिला। वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अचानक से मेरे सामने 2009 में ये प्रस्ताव आता है कि मुझसे शादी करोगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे पापा ने ये बात मुझसे पूछी तो मैंने कहा ठीक है, आप सबकी इच्छा है, कर लेते हैं शादी। शादी हुई तो एक परिवार से एक पिता अपनी बेटी को एक सुरक्षित घर में भेजता है, ये सोच के
कि मेरी बेटी संपन्न घर में जा रही है। एक दोस्त है मेरा, उससे मेरा एक संबंध मतलब रिश्तेदारी में मेरी दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है, ये सोचकर किया गया ये सारा कुछ। और मेरे हस्बैंड को बचपन से पापा भी जानते थे और सभी जानते थे, मोहल्ले के थे ही, तो इसलिए वो शादी संपन्न हुई। मैं खुशी खुशी घर गई थी। मेरे नज़रों में कभी भी मेरा परिवार और चाचा या मेरे हस्बैंड का परिवार कभी अलग नहीं था। और मैं एक माँ की कमी से, एक परिवार की कमी, मुझे मेरी दादी की दुआ से, मेरी दादी की मतलब आशीर्वाद से मैं हमेशा से खाने पीने वाले संपन्न घर की थी। यानी कि मेरे फैमिली जैसा अयोध्या में मेरे कोई ऐसी फैमिली नहीं था। तो और जो अपब्रिंगिंग मेरी हुई वो भी बड़े अच्छे संस्कारों में हुआ। कभी ऐसे मुझे लड़ना झगड़ना, बंटवारा करना या घरों में फूट डालना, ये सब नहीं सिखाया गया, ना उसमें मैं पली बड़ी हूँ। तो इस वजह से मैं एक सपना लेकर उस घर में गई थी, कहने का मतलब है। लेकिन शादी के आई थिंक मेरी शादी हुई 13 तारीख को, 13 मई को मेरी शादी होती है, 14 को मेरी विदाई होती है और 25-26 में हम लोग हमें मतलब हम अलग हुए, क्योंकि 25-26 में वापस मेरे हस्बैंड को इंग्लैंड आना था। उनका बिजनेस भी यहाँ होता था, उन्होंने अपने वर्कर्स को पीछे अपने छोड़ रखा था। तो वर्कर्स कितना ही काम करते हैं और ज़्यादा देर एक बॉस अपने बिजनेस से दूर रह नहीं सकता। तो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने संपन्न करके उधर का हम अब वापस से वो मुझे वहीं मेरे ससुराल में छोड़कर आने लगे। तो मेरे ससुराल वालों ने, यानी कि मेरे चाचा की तरफ से, मेरे चाची या ससुर की तरफ से ये कहा गया मेरे हस्बैंड को कि मेरी चौथी नहीं जाएगी। यानी कि पग फेरे जो होते हैं, बहुत से लोग पंजाबियों में आपके पता ही होगा, जो पग फेरे होते हैं शादी के बाद चौथी जाना होता, हमारे यहाँ उसको चौथी बोलते हैं। तो बोले चौथी नहीं जाएगी। तो मेरे हस्बैंड फ्लाइट पे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे अपने चाचा की बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। वो उनके खिलाफ कभी नहीं गए हैं, हमेशा उन्होंने अपनी फैमिली को सबको लेकर चला है। जब से वो होश संभाले हैं अपनी फैमिली के लिए किया है उन्होंने। जब जितना मैंने उनके मुंह से सुना है, हमेशा उनको, मेरे चाचा जी को अगर एक पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो उनको 4 पैसा भेजते थे हमेशा। उनका मतलब सारे रिकॉर्ड भी रखे हैं, ऐसा नहीं कि वो बस ऐसे हवाई वाली बात कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड भी है हमारे पास, हमने देखा भी था। तो उसी कहने के अनुसार उन्होंने कहा मुझे फ़ोन करके, मैं अभी घर पहुंचने ही वाली थी, मतलब लखनऊ से हम लोग वापस आ रहे थे उनको छोड़ के, और वो फ़्लाइट में बैठने से पहले उनका कॉल आता है मेरे पास कि हाँ मैं बैठ चुका हूँ, पर चाचा जी ने कहा है कि चौथी मतलब नहीं जाएगी, विदाई नहीं होगा, मैं तुमसे कह दूँ। वो खुद नहीं मुझसे कहे। मैंने कहा, मैं एकदम मतलब शून्य हो गई। मुझे थोड़ा सा झटका लगा इस बात का, क्योंकि मेरी दादी मेरे पापा चौथी की तैयारी कर रहे थे उधर में कि चौथी हम लाएंगे अपनी बेटी को। 4 मतलब वही होता है चौथी, 4 दिन पर वापस बेटी अपने घर जाती है, तो वो कराकर वो लाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना संभव हुआ, तो हम भी मान गए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मैं एक ऐसे एक उसकी तरह रहने लगी जैसे एक लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं, एक बहू अपने ससुराल में रहती है। मैं रह रही थी, मैं सबकी इज्जत करती थी, मैं कभी किसी के सोने के बात तक नहीं सोती थी, सुबह उठ जाती थी और खाना पीना हर चीज़ का, चाय पानी जैसे एक नई बहू होती है वो सब मैं करती थी। उस समय सारा काम मैं करती थी। उनके घर की नौकरानी भी चली गई मेरे शादी के बाद ही, सेकंड डे के बाद ही उनकी नौकरानी भाग गई घर छोड़ के। मैंने वो भी काम किया, सेकंड डे से ही मैंने सारा काम करना शुरू कर दिया उनके घर का, अपना घर समझकर, किसी पराये का घर नहीं समझ। मैं ये सोची थी मेरा ससुराल है, मैं वहाँ गई हूँ, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड के पास आना भी था। तो ये मैं कैसे भूल सकती थी कि मुझे उनके पास आना है। मेरे हस्बैंड ने
मेरा पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म भरा था, पासपोर्ट फॉर्म भर दिया था और उसे मुझे मेरे पासपोर्ट ऑफिस तक पहुंचाना था। वहाँ साइन वगैरह, फ़ोटो वगैरह वो सारे प्रोसेस करने थे, मतलब पासपोर्ट बनने का प्रोसेस करना था। तो हस्बैंड ने मेरा तत्काल वाला पासपोर्ट भरा था कि ये तत्काल में होगा और पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा, 15 दिन के अंदर का ही। तो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा वगैरह सब जो भी था उसमें भर दिया था और वो जाना था। लेकिन उसके लिए तत्काल के लिए थोड़ा सा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ना हो या जल्दी हो जाए, कुछ उसमें गस्टेड ऑफिसर का पास मतलब सिग्नेचर्स वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे पास कराने थे। मेरे पापा का पहुंच थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का होता था हमेशा। तो मेरे पापा जैसे बड़े बड़े अधिकारियों से, नेता मंत्री से उतना उनका वास्ता नहीं होता था, लेकिन अधिकारियों से वो हमेशा उनका उठना बैठना होता। एक तो हमारा घर बिल्कुल एकदम रेड जोन में होने की वजह से भी था कि वहाँ बड़े बड़े अधिकारी भी आते रहते थे, पाठक जी सब इज्जत से बात करते थे। और मेरे पापा थोड़ा सा बचपन से यानी कि दबंग टाइप के थे, तो इसी वजह से और एक ब्राह्मण होने के नाते भी कह लीजिए, मतलब वो पूजा कराने वाले ब्राह्मण नहीं कि घर घर में जाके पूजा, पंडित जी हैं पूजा करा रहे हैं, पैर छुआ रहे हैं, ऐसे वाले ब्राह्मण नहीं थे। मतलब जात से ब्राह्मण होने के नाते उनकी सब इज्जत भी करते थे, मेरे दादी की भी, मेरे पापा की भी। तो अधिकारियों से उनकी पैठ ज़्यादा रहती थी। तो उनके कमिश्नर, डीएम, एसएसपी ये सब मतलब उनके पहुंच में रहते थे और सब उनको मानते थे कि हर कोई हमारे मंदिर पर आता था, हर अधिकारी मंदिर पर आता था। मंदिर पे आने की वजह से लोग उनकी भी इज्जत करते थे, मेरी दादी की भी इज्जत करते थे। तो पासपोर्ट में कुछ एक गस्टेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर होने थे। तो मेरे पापा ने कहा चलो हम कमिश्नर साहब के पास चलते हैं और उनसे ये हम करा देते हैं। तो मेरे पापा ने अपने पहुंच के हिसाब से जहाँ जहाँ उनकी पहुंच थी वहाँ पर उन्होंने वो पेपर निकलवाया। जो काम 10 दिन में होता, महीनों भर में होता, वो मेरे पापा ने विदिन 1 दिन में मेरे कमिश्नर साहब से कहकर और उसको आरटीओ पूरा मतलब हमारे यहाँ उठकर चला गया। पूरा आरटीओ ऑफिस, जिसको हम यहाँ डीवीएलए बोलते हैं, वो क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी हुआ करता था, मैं इंडिया में भी गाड़ी चलाती थी। मैं कॉलेज वगैरह मतलब जब जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी तो अपने गाड़ी से ही जाती थी, तो मैं वहाँ भी ड्राइविंग करती थी। तो डीवीएलए वगैरह का पेपर मांगा गया। जब तक मैंने चाचा का अपने देखा शक्ल कि हाँ, जब तक मैं उनको उनके पग चिन्हों पे चलना चाहिए कि हाँ मेरे चाचा सब कराएंगे, तब तक वहाँ छीछालेदर होना शुरू हो गया। मेरा पेपर गायब हो जाना या लखनऊ में जाकर 3 दिन बैठे रहना या मुझे पासपोर्ट ऑफिस देर से ले जाना, उनके फैमिली ने ये सब करना शुरू किया कि ताकि मेरा पासपोर्ट किसी न किसी तरीके से डिले होता रहे, ना बनता रहे और मैं यूके तक ना आ पाऊँ। लेकिन मेरे पापा हर भरसक प्रयास उन्होंने किया मुझे यहाँ भेजने के लिए। इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद है उनका। उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ आ पाई। तो एट लास्ट में मेरे पापा का ही प्रयास काम आया। तो उस समय ये मेरे चाचा जी चले गए जजमानी, जैसे वो होता नहीं है कि उनका जजमानी में जैसे बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, इस तरीके से उनकी कुछ चेला टाइप के लोग होते थे, तो वो लोग सब होता था, तो वहाँ जाना होता था उनको, तो वो वहाँ चले गए। तो मेरा पासपोर्ट वाला काम वहीं का वहीं लटक गया, फिर नहीं हो पाया। लेकिन बाद में मेरे पापा ने जब कहा चलो ये हम कराते हैं, तो पापा मेरे वो सब काम अपना कराने लगे। फिर वो आए तो मेरी विदाई भी हुई। एक्चुअली सावन आने वाला था, क्योंकि शादी के बाद पहला सावन ससुराल में होता नहीं है। तो मुझे सावन में मेरी दादी ने कहा नहीं, हम बेटी चौथी नहीं आने दिया ससुराल वालों ने, कोई बात नहीं है, लेकिन सावन में उसको लेकर आओ, क्योंकि सावन में हमारे यहाँ बेटियाँ पहला सावन ससुराल में नहीं होता है, मायके में होता है। तो ये सब कहा सुनी करके, और उसी समय मेरी दादी का आई थिंक आँखों का ऑपरेशन भी होना था। तो पहले तो जब वो जजमानी से वापस आए तो उसी दिन उनके घर का जनरेटर बैठ गया। वो जनरेटर मेरी वजह से नहीं बैठा था, वो जनरेटर बैठा था मेरी नंद की वजह से। जो छोटी वाली मेरी नंद थी, मतलब चाचा की लड़की, वो मेरे रूम में रात भर सोई मेरे साथ आके, और
वो कब बैठ गया हम में से किसी को नहीं पता चला। मैं तो मुझे पंखा वंखा या कूलर वगैरह क्योंकि दहेज में मिला भी था तो गर्मी तो लगती थी, लेकिन जनरेटर चलाना सख्त मना था। जनरेटर जबकि मेरे हस्बैंड का ही लाया हुआ जनरेटर भी था उस घर में, तो जनरेटर से लेकर जो उनके घर का गेट तक है, उनके घर की एक एक दीवारों पे जो सीमेंट तक है, वो मेरे हस्बैंड के पैसों की थी। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को फ़ोन करके सुबह जजमानी से आते ही कहा, जब जनरेटर उनके घर का बैठ गया था, नाम मेरा लग गया कि भाभी ने चलाया रात को जनरेटर और इसलिए बैठ गया। तब मेरे पिताजी को फ़ोन करके कहा गया कि पाठक, अपनी लाडली के लिए एक जनरेटर क्यों नहीं भेज दिया, जनरेटर भी भेज दिए होते अपनी लाडली के लिए। मेरे पापा ने कहा कि भैया मेरे सब कुछ तो दिया था, लेकिन अगर जनरेटर की बात कहे होते तो वो भी दे देते, मेरी बिटिया से बढ़कर जनरेटर नहीं है। तो ये यहाँ तक बात हुई। उसके बाद फिर मेरी दादी के कहे अनुसार मेरे पापा मुझे लेने आए, क्योंकि मेरे पापा ने कहा कि भाई चौथी में नहीं भेजा बेटी को, लेकिन उसकी दादी बुला रही हैं और दादी का ऑपरेशन भी होना था आँखों का। एक आँख का उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैं इंडिया में मतलब उसी समय उसके कुछ साल पहले मैं करा चुकी थी। अब उनके दूसरे आँख भी मोतियाबिंद उनका पकने लगा था, तो उससे भी उनको नहीं दिखाई दे रहा था, उसका ऑपरेशन होना था और सावन भी था। तो फिर कह सुन के पापा मेरे चौथी मतलब वो सावन के लिए मुझे लेके गए विदाई करा के। उसके बाद मेरे जब दादाजी मेरे दादाजी थे, यानी मेरे चाचा जी, हम लोग ताऊ जी को दादाजी बोलते हैं, अभी भी हैं वो। आप में से बहुत से लोग जब हम जून में गए थे तो आपने देखा भी था, वो क्या ना बैठ के मेरा जो ऐसे ऐसे करके पैर दबा रहे थे, वो मेरे दादाजी थे। 93 ईयर के हो गए हैं, बुज़ुर्ग हैं बहुत, लेकिन आँख से दिखता भी है उनको अच्छे से अभी भी, और बस कान से थोड़ा सुन नहीं पाते हैं, बट बुज़ुर्ग तो हो ही गए, 93 ईयर के हो गए हैं। तो वो दादाजी मेरे मुझे विदाई कराने आए लेकर, और ऐसे होता नहीं जैसे हम लोगों के यहाँ 101, 111, 151 ऐसे रख के, मतलब 100 में 1 या 100 में 11, 100 में 51 ऐसे लगाकर ही किसी का पैर छूते हैं, वो भी मान ब्राह्मण का, क्योंकि मेरा ससुराल था। तो मेरे चाचा जी का वो पैर छूने लगे पैसा देकर, तो उस पैसे को उन्होंने ऐसे लात से मार दिया, यानी कि पैरों से अपने फेंक दिया उठा के, और बोला ये क्या दे रहे हो, भीख हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद बोले कि अपनी लाडली को लेकर जाओ और आज के बाद इनको यहाँ मत लेकर आना। मेरे दादाजी लेकर चले आए। मेरे पापा जी से आकर बोले, पर पापा ने कहा मेरी बेटी कहीं फेंकी तो है नहीं, उसका सर्वस्व है, अभी उसकी दादी उसका बाप बैठा हुआ है, हम उसको नहीं भेजेंगे जब तक उसका पति नहीं आएगा। मैं रहने लगी वहीं पे अपने पापा के साथ, अपने दादी के साथ, क्योंकि मेरी दादी भी बुजुर्ग थी और पापा का भी कोई देखभाल करने वाला घर में नहीं था। एक बुढ़ी दादी रहती थी, तो वो बुढ़ी दादी के भरोसे ही पापा को छोड़ कर आई थी। तो जब तक मैं रहती थी तब तक पापा को बनाना खिलाना जो भी था और वो बुढ़ी दादी के साथ करती थी। पापा के साथ कोई सहारा उस समय नहीं था। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो कम से कम एटलीस्ट जब तक मैं लंदन नहीं चली जाती हूँ, तो लंदन जाने से पहले तक मैं पापा के साथ अपने रहूँगी। फिर जब मेरे हस्बैंड आए, मेरा पासपोर्ट बना, पापा मुझे भेजे, मेरा पासपोर्ट अप्लाई हुआ, विद इन ए मिनट उन्होंने सारा काम कराया। लखनऊ भी हम गए, वहाँ से अपना अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने RTO उनके ऑफिस में बुलाकर सारा काम कराया, वो सब हुआ। और विद इन 15 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया बन के। अब ये सब तो चाचा चाहते नहीं थे कि मेरा पासपोर्ट भी बने, मैं लंदन तक आऊं, ये भी नहीं चाहते थे। वो तो सोचते थे कि ये यहीं रहे और हमारे घर की नौकरानी बन के रहे। मुझे नौकरानी भी बनने में, भाई उस घर में विदा होकर गई थी, सबको अपना परिवार मानकर गई थी, तो अगर मुझे काम भी करना पड़े, मैं काम से कभी नहीं कतराई हूँ। हाँ, माना कि मैंने मेरे घर में कोई काम नहीं किया है दादी के राज में अपने, लेकिन मेरी दादी तो मतलब रात में ऐसे शादी के बाद तक वो
सो जाती थी मैं, उठ मंदिर में ही रहती थी। मेरी दादी ऊपर मेरे घर पे कभी नहीं आती थी, मंदिर में ही रहती थी। अगर कभी कभार दादी के पास सो जाती थी तो दादी मेरी रात को मुझे दूध पिला के और आंचल से मुंह पोंछ देती थी कि हाथ भी धुलने न जाना पड़े। तो हम तो ऐसे नाजों से पले थे, लेकिन अगर हम उस घर में काम भी करते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था और करती ही थी। हाँ, थोड़ा मुझे बचपन से मैं थोड़ा सा गुस्सैल नेचर की हो गई थी, क्योंकि एक तन्हा ज़िंदगी जीते जीते माँ के बिना और कहीं ना कहीं पापा का भी गुस्सा झेलते झेलते मुझ में भी वो गुस्सा आ ही गया था, लेकिन वो कभी मैं व्यक्त नहीं कर पाती थी। कभी कभार मेरे पापा के साथ हो ही जाता था। खैर, तो फिर मेरे हस्बैंड जब वीज़ा लगवाने आए तो वो आए, मतलब मेरे, क्योंकि उनकी बीवी तो अपने पहले सब कुछ बताया गया, तो बोले अच्छा ठीक है तो तुम दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पापा ने कहा नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और कोई बात नहीं है भैया, हमारे यहाँ दादी जैसे दामाद को बच्चा बोलती थी, तो बोली नहीं बच्चा, वो तुम यहीं आना और तुम दोनों हमारे पास ही रहो, हमारी बेटी इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, जब आप यहीं से उसको विदा करा के लंदन ले जाना। तो मेरे हस्बैंड आए मुझे वीज़ा लगवाने के लिए, दिल्ली तक आए थे। मेरे पापा मुझे लखनऊ तक से दिल्ली एयरपोर्ट पे लेकर गए थे। मेरे पापा ने दिल्ली का फ़्लाइट करा दिया और मैं दिल्ली में मेरे हस्बैंड को मिली, क्योंकि दिल्ली में ही मेरा वीज़ा लगना था। तो मैं उनको वहीं मिल गई जाके। पहली बार जीवन में मैं पहली बार मेरे पापा ने मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पे छोड़ा है और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी हूँ। तो पहली बार जीवन में मैं फ़्लाइट में बैठी थी, तो मैं हस्बैंड को वहीं मिली थी। लेकिन जब हम लोग उधर गए तो हम आगरा गए, दिल्ली गए, हमने ताजमहल वगैरह देखा। वीज़ा लगवाने के बाद की बात है, घूमा फिरा, जो थोड़ा समय था हमने एक साथ बिताया वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लौट कर आए तो अपने पापा के पास आए, हम अपने ससुराल नहीं गए, क्योंकि जिस तरीके से वो टोन, वो लैंग्वेज मेरे दादा को बोला गया था वो मुझे हर्ट किया कहीं ना कहीं। फिर ये हुआ, मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे, लेकिन वो क्योंकि मैं यहाँ पापा के साथ रहती थी तो मेरे साथ तो उनको आना ही था। लेकिन वो हम लखनऊ से, मतलब हम जब दिल्ली से घूम घाम के आए वीज़ा लगवा के, तो बस वही था कि मुझे 3 महीने इंतज़ार करना था वीज़ा का, और 3 महीने के बाद वीज़ा लग जाता, तब मैं हस्बैंड के पास चली आती लंदन, और या वो मुझे लेने आते, जैसा भी होता। तो मेरे हस्बैंड गए चाचा जी से मिलने के लिए अपने, मुझे पापा के पास छोड़े और अपना बाद में गए मिलने के लिए, और वहाँ घर में सबसे मिलने के लिए सुबह गए। उनके यहाँ दिन भर बैठाल के, मतलब दिमाग की दही बनाई जाती थी, और शाम तक, रात तक वो प्रवचन चलता था। तो वही हो रहा था वहाँ पे। तो क्योंकि मैं अपना सामान वगैरह तो वहीं छोड़ कर आई थी, मेरे बक्से, मेरे जो मेरे सारे जो भी, मतलब मेरी शादी के समय जो भी सामान दिया गया था वो सब वहीं पर था। तो मेरे बक्सों से मेरा सामान निकाल लिया गया था, मेरे एल्बम्स वगैरह थे। तो जब मैं जॉब करती थी लखनऊ में, तो उस समय मैं अपने सर के साथ जाती थी घूमने फिरने, जैसे टूर पे जाना होता था। तो हम लोग काठमांडू भी गए थे उसी समय। फिर हम वैष्णो देवी एक बार हम अकेले गए थे, जब हम लखनऊ में जॉब करते थे। तो बस माता रानी का मुझे ऐसे सपना आया, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई बात कर रहा था मेरे ऑफिस में कि आज जो है माता रानी का गर्भगृह वाला गेट खुला रहता है। तो बस उसी समय मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि नहीं, मुझे गर्भगृह देखना है माता रानी का। और फिर मैं अपने, वो कहते हैं ना, माता रानी का ही बुलावा होता है तभी इंसान वहाँ पहुँच पाता है। तो उनकी कृपा से मैं वहाँ गई। तो और जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो मेरे जो बॉस थे उनके साथ मुझे, क्योंकि मैं उनकी पीए थी तो मुझे उनके साथ जाना होता था हर जगह। तो हम लोग काठमांडू, मेरा टूर, हमारे ऑफिस का टूर गया था, तो मैं भी गई थी उनके साथ। तो वहाँ की कुछ पशुपतिनाथ का, कुछ कहीं का हम लोगों ने पिक्चर खिंचाया था। तो हमारे सर के साथ भी, सर मुझे बिल्कुल बच्ची की तरह अपने मानते थे। तो वो फ़ोटो कहीं इन्होंने मेरे एल्बम से निकाल लिया, चुरा लिया। उसको दिखाकर इन्होंने कुछ मुझे पाप पुण्य लगाया, उस बॉस के साथ लगाया या किसके साथ लगाया, और सारी बातें कही, कान भरे, बहुत कुछ गंदी गंदी चीज़ें भी कहीं। मैं अपनी नंद के यहाँ जाती हूँ तो मैं जाती हूँ, मेरे पैसे का, मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला गया,
क्योंकि इनके जो बड़ी वाली बेटी के जो दामाद इनके जो थे वो ICICI बैंक में ब्रोकर थे, तो वो उनके थ्रू मेरा स्टेटमेंट, हालांकि वो पैसा मेरे तरफ से कहीं से नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वीज़ा के टाइम पे